हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकार ने किस महाकवि की तपोस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, बी है कालिदास, सी है तुलसीदास और डी है रसखान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सूरदास। उत्तर प्रदेश में मथुरा की गोवर्धन तहसील के निकट स्थित महमूदपुर गांव का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर परासौली कर दिया गया है। यह गांव महाकवि सूरदास की कर्म स्थली के रूप में विख्यात है। सूरदास ब्रज रास स्थली विकास समिति परासौली मथुरा पिछले 4 दशक से गांव का नाम बदलने की मांग कर रही थी। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अब जो गोवर्धन तहसील है मथुरा की, उसके निकट महमूदपुर जो गांव है उसका नाम अब बदल दिया गया है। और उसका क्या नाम हो गया है? तो परासौली उसका नाम कर दिया गया है। अब ये सूरदास की कर्मस्थली के रूप में विख्यात है। तो सूरदास के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो संवत 1540 अथवा संवत 1535 में इनका जन्म जो है वो माना जाता है। इनके जन्म को लेकर मतभेद है, इसलिए 1540 और 1535 जो संवत है उसे इनके जन्म के तौर पर माना जाता है। और दोस्तों, इनकी जन्मभूमि क्या है? तो रूनकता आगरा सूरदास की जन्मभूमि है। और इनका जो मृत्यु स्थान है, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो परासौली में इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको मोस्ट याद रखना है कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो परासौली में इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों, सूरदास से संबंधित इनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सूर सागर है, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और इनकी जो रचनाओं की भाषा है वो क्या है? तो ब्रज भाषा में ये रचनाएं हैं। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वन टांगिया समुदाय का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? ऑप्शन नंबर ए है सोनभद्र, बी है गोरखपुर, सी है बागपत और डी है बलिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। गोरखपुर मुख्यालय से 12 या 13 किलोमीटर दूर कुसुम्ही जंगल के घने और अंदरूनी हिस्से में 1918 से वन टांगिया मजदूरों के 5 गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3, रजही खाले टोला, रजही नर्सरी, आमबाग नर्सरी और चिलबिलवा बसे हैं। दोस्तों, ये 5 वन टांगिया गांव हैं। देश आज़ाद हुआ, विकास की योजनाएं बननी शुरू हुई, लेकिन वन टांगिया मजदूरों पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। नतीजतन पीछे छूटते गए। वर्ष 1998 में पहली बार सांसद बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इन बस्तियों में रहने वालों को मुख्य धारा से जोड़ने का बीड़ा उठाया। गोरखपुर के इन गांवों में आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव होगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मुख्यालय से 12-13 किलोमीटर दूर है वन टांगिया गाँव। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो गांव हैं, आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। अब ये जो गांव हैं वन टांगिया गांव, ये होता क्या है? तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत में जब ब्रिटिश सरकार थी तो जब रेल पटरियों का निर्माण वहाँ पर हो रहा था, रेल पटरियाँ बिछाई जा रही थी, तो स्लीपर के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों से साखू के पेड़ों की कटान हुई। इसकी भरपाई के लिए अंग्रेज सरकार ने साखू के पौधों के रोपण और उनकी देखरेख के लिए गरीब भूमिहीन मजदूरों को जंगल में बसाया। ये अलग अलग गांव के वो लोग थे जिनके पास जीवन यापन का कोई जरिया नहीं था। साकू के जंगल बसाने के लिए वर्मा देश की टांगिया विधि का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए वन में रहकर यह कार्य करने वाले वन टांगिया कहलाए। कुसुम्ही जंगल के 5 इलाके जंगल तिनकोनिया नंबर 3, रजही खाले टोला, रजही नर्सरी, आमबाग नर्सरी व चिलबिलवा में इनकी 5 बस्तियां वर्ष 1918 में बसी थीं।
तो दोस्तों ये होते हैं वन टांगिया गांव। वन टांगिया के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि वन टांगिया होता क्या है। तो अब ये जो वन टांगिया है ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए गांव थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से ये सरकार में आए, इन्होंने वन टांगिया गांव को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर योजनाएं लाए और उन्हें आगे बढ़ाने का इन्होंने प्रयत्न किया। तो वन टांगिया जो गांव है वहाँ के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना भगवान के रूप में मानते हैं। वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों से लेकर पानी की व्यवस्था है और जो लाइट की व्यवस्था होती है, तो ये सारी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर करवाई हैं। तो अब यहाँ पर जो है वन टांगिया जो गांव है, पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ पर चुनाव भी होगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वन टांगिया ये गोरखपुर मुख्यालय के 12-13 किलोमीटर दूर कुसमही जंगल के गांव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किराएदारी के विवाद में कमी लाने के लिए नया अध्यादेश लागू किया है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश और डी है कर्नाटक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने के लिए किराएदारी संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में किराएदारी अनुबंध के आधार पर किया जाने वाला प्रावधान किया गया है। इससे मकान मालिक व किराएदार दोनों के हितों का संरक्षण होगा। किसी विवाद की स्थिति में इसके निपटारे के लिए रेंट अथॉरिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है। रेंट अथॉरिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल 60 दिन में वादों का निस्तारण करेगी। जो भी वाद विवाद होगा तो रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल 60 दिन के अंदर उस वाद विवाद का निस्तारण करेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किराएदारी के संबंधों को लेकर के अध्यादेश को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 404। और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो 100 यानी 100 उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा सदस्यों की सीटें हैं 31। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य क्या है? इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश के मेले कौन कौन से हैं? तो कुंभ मेला ये प्रयाग में लगता है, बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई सारे मेले हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक पर आधारित वीडियो भी बनाया है। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BK शुक्ला का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2015, बी है 2016, सी है 2018 और डी है 2019। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2019। लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के वरिष्ठ शिक्षक पद्मश्री प्रोफेसर BK शुक्ला का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रोफेसर BK शुक्ला को शिक्षा के क्षेत्र में अतुल्य योगदान देने के लिए 2019 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। दिल्ली में राष्ट्रपति ने इन्हें सम्मानित किया था। प्रोफेसर शुक्ला ने 1992 में LU यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी में बतौर शिक्षक पढ़ाना शुरू किया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के वरिष्ठ शिक्षक थे BK शुक्ला, इनका कोरोना संक्रमण के कारण हाल ही में निधन हो गया है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं प्रोफेसर BK शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, मधु क्रांति पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है पर्यटन मंत्रालय, सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की पहल है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का संचालन करता है। यह पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शहद प्राप्त करने के स्रोतों का पता लगाने में मदद करेगा। इंडियन बैंक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का तकनीकी और बैंकिंग पार्टनर है। मधु क्रांति पोर्टल में शहद और मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन में शामिल सभी भागीदारों का डेटाबेस उपलब्ध होगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मधु क्रांति जो पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तानी पुरुष हॉकी टीम, बी है ऑस्ट्रेलियाई पुरुष हॉकी टीम, सी है अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व प्रशिक्षक हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है। हरेंद्र को साल 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। वे 2017 से 2018 तक भारत की सीनियर टीम के कोच रहे हैं। इसके अलावा वह भारत की महिला टीम के भी प्रशिक्षण दे चुके हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय हॉकी टीम के जो पूर्व प्रशिक्षक हैं हरेंद्र सिंह, उन्हें अमेरिकी पुरुष टीम का नया कोच बनाया गया है और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं हरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है संदीप मेहता, बी है संजीव कुमार, सी है विनीत सिन्हा और डी है रोहित बनर्जी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संजीव कुमार। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने 7 अप्रैल 2021 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला है। संजीव कुमार महाराष्ट्र कैडर के वर्ष 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे पहले महाराष्ट्र सरकार के राज्य आयुक्त जीएसटी के तौर पर भी तैनात थे। एएआई ने अपने अध्यक्ष के तौर पर इनकी नियुक्ति इनकी नई भूमिका के बारे में कहा है कि कुमार एएआई के संगठनात्मक लक्ष्यों जैसे कि विश्व स्तर की विमानपत्तन अवसंरचना, सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं के साथ साथ दुनिया में अग्रणी हवाई नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आगामी अगस्त में होने वाले मिसेज गैलेक्सी कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? ऑप्शन नंबर ए है भावना कंठ, बी है प्रियंका चोपड़ा, सी है विंग कमांडर श्रुति चौहान और डी है नेहा शर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विंग कमांडर श्रुति चौहान। विंग कमांडर श्रुति चौहान मिसेज गैलेक्सी कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह कंपटीशन आगामी अगस्त में शिकागो में होगा। विंग कमांडर श्रुति चौहान ने भारतीय वायुसेना में 16 वर्षों तक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में देश की सेवा की है। बीते जनवरी में हुए मिसेज इंडिया आईएनसी वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट में 2021 के दौरान यह काफ़ी चर्चा में थी। 38 वर्षीय श्रुति चौहान इसमें सेकेंड रनर अप रही थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मिसेज गैलेक्सी कंपटीशन में जो विंग कमांडर श्रुति चौहान है ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और ये कंपटीशन कहाँ पर होगी? तो ये शिकागो में होगी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो विंग कमांडर श्रुति चौहान है ये भारतीय वायुसेना में 16 वर्षों तक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में इन्होंने देश की सेवा की है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं विंग कमांडर श्रुति चौहान। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सुपेस पोर्टल किसकी पहल है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है सर्वोच्च न्यायालय,
सी है उच्च न्यायालय और डी है गृह मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट का सुपेस पोर्टल लॉन्च किया। सुपेस का पूरा नाम क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी इसका पूरा नाम है। यह सुप्रीम कोर्ट का AI ड्रिवेन रिसर्च पोर्टल है। इस पोर्टल से जजों को रिसर्च करना आसान हो जाएगा, जिससे उनका वर्कलोड घट जाएगा। इस पोर्टल पर विभिन्न प्रासंगिक फैक्ट्स एवं कानून रहेंगे, जिससे जजों को रिसर्च करने में आसानी होगी एवं उनके कार्यों की दक्षता बढ़ेगी। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सुपेस पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट का ये पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण अप्रैल 2021 में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 14वां, बी है 15वां, सी है 16वां और डी है 17वां। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 14वां। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का 14वां संस्करण 9 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ। शुरुआती मैच चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच 30 मई 2021 को अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच देश के 6 स्थानों मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का जो 14वां संस्करण है वो 9 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ और शुरुआत में ये किसके बीच में खेला जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है कि चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस के बीच इसे खेला जाएगा। और इसका जो फाइनल मैच है वो कहाँ पर खेला जाएगा? तो 30 मई 2021 को अहमदाबाद में इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। तो दोस्तों ये थे 10 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, जस्टिस NV रमणा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है अयोध्या, बी है लखनऊ, सी है सुल्तानपुर और डी है बाराबंकी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।